अच्छा, कल हमने पढ़ा था फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट किसने जमा करवानी है। तो जिसकी $10,000 से ज़्यादा इनकम है या $1,00,000 से ज़्यादा एसेट्स हैं, उसने फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। इसमें फॉरेन एसेट्स और फॉरेन लाइबिलिटीज़ की डिटेल होगी, इसमें एसेट्स ट्रांसफ़र की डिटेल होगी, और इसमें फॉरेन इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होगी। लेकिन ये साबित किया जाएगा कि फ़ॉरेन जो खर्चे हैं वो आपने इसीलिए किए हैं ताकि फ़ॉरेन इनकम कमाएं। जैसे कॉलेज वाले ये साबित कर सकते हैं कि बिजली का बिल इसलिए पे किया जा रहा है ताकि हम रेवेन्यू कमाएं, तो आपने ये साबित करना होगा कि फ़ॉरेन खर्चे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप फ़ॉरेन इनकम कमा रहे हैं। और अगर कमिश्नर को लगे कि आपने ये फ़ॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी थी लेकिन नहीं करवाई, तो फिर सज़ा के तौर पे वो आपसे ये स्टेटमेंट खुद मांगेगा। सेक्शन 117, 1 जुलाई 2015 किसी का ईयर है और नॉर्मल तरीके से एंड होना था 30 जून 16 को, लेकिन 13 जनवरी 16 को उसने क्या किया, उसने दुकान बंद कर दी। अब बशीर दारुल माही के पास गए मछली खाने के लिए, तो लिखा हुआ था कि यहाँ से बिस्किट मिल जाएंगे, अब मछली नहीं मिलेगी, दुकान बंद हो गई है। तो अब आपने दो काम करने हैं टैक्स पेयर ने, बशीर ने। ये देखो ना, आप लेट आ रहे हो, सबके सामने से गुजर रहे हो। अब बशीर ने दो काम करने हैं। नंबर 1, कारोबार ख़त्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर, कारोबार ख़त्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बताना है कि मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया है। बंद करने के बाद बताना है कि मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया है। दूसरा काम क्या करना है आपने, आपने 1 जुलाई से लेके 13 जनवरी तक की रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न कितने अरसे की जमा करवानी है आपने, 1 जुलाई 15 से लेके 13 जनवरी 16 तक। और ये जो आपने रिटर्न जमा करवानी है, इसको आप कहेंगे सेपरेट टैक्स ईयर, ना नॉर्मल, ना ट्रांजिशनल, ना स्पेशल, बल्कि क्या नाम देंगे, सेपरेट टैक्स ईयर। नोट कर लें, सेक्शन 117। ओके, और आखिरी वाले बेंच भी इस क्लास के। ओके, नेक्स्ट। 15 दिन के अंदर आपने क्या करना है, कमिश्नर को बताना है कि मैंने अपना कारोबार बंद कर दिया है, और 1 जुलाई से 13 जनवरी तक की क्या जमा करवानी है, रिटर्न जमा करवानी है। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, एक बंदा जो अपना कारोबार बंद कर रहा है, शेल गिव कमिश्नर अ नोटिस, ये कमिश्नर को एक नोटिस देगा 15 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। डिसकंटिन्यूएंस के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर को नोटिस देंगे कि मैं अपना कारोबार बंद कर चुका हूं। अगला काम क्या करना है, जल्दी बता दें। सेपरेट टैक्स ईयर की क्या जमा करवानी है, रिटर्न। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, जो बंदा अपना कारोबार बंद कर रहे, खुद या कमिश्नर के कहने पे। कमिश्नर कैसे कहेगा, नोटिस के जरिए। जो बंदा अपना कारोबार बंद कर चुका है वो खुद या कमिश्नर के कहने पे। कमिश्नर कैसे कहेगा, नोटिस के जरिए। आप कमिश्नर एक नोटिस भेजेगा कि रिटर्न जमा करवा दो। अगर कमिश्नर ने नोटिस नहीं भेजा तो आप खुद भी जाकर रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अरसा क्या होगा रिटर्न का, विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। व्हाट इज द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, 1 जुलाई 15 को शुरू हो रहा है ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ, और ये एंड कब होगा, व्हाट इज डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, 13 जनवरी 16। इस अरसे को क्या कहा जाएगा, बोले सेपरेट टैक्स ईयर। पढ़ लें पॉइंट 2।
ओके, द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस. दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर. नेक्स्ट, अगर एक टैक्स पेयर डज नॉट गिव्स नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अगर टैक्स पेयर नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ना दे तो ये टैक्स पेयर अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा है? बुरा बच्चा है. इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, अगर टैक्स पेयर नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ना दे एंड द कमिश्नर हैज ग्राउंड्स टू बिलीव दैट बिजनेस हैज बीन, और कमिश्नर को ये यकीन आ जाए कि कारोबार इसका क्या हो चुका है, यानी कारोबार बंद हो चुका है. कमिश्नर 14 जनवरी को वहां से गुजरा और उसने देखा कि दुकान बंद हो चुकी है और शहजादी ने मुझे बताया नहीं कि दुकान बंद हो गई है. तो अगर कमिश्नर को पता चले कि दुकान बंद हो गई है और टैक्स पेयर ना बताए कि दुकान बंद हो गई है, तो फिर कौन नोटिस भेजेगा? कमिश्नर. कमिश्नर हैज ग्राउंड्स टू बिलीव ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न. फिर नोटिस भेजेगा और क्या कहेगा? क्या जमा करवाओ? रिटर्न जमा करवाओ. अच्छा, मेरे से टांग टूट गई है कुर्सी की, तो बोतल गिरी थी. ओके, अगला सवाल. अगला सवाल मेरा ये है कि कमिश्नर बिजनेस डिसकंटिन्यू होने पे भी कह सकता है रिटर्न जमा कराओ, और अगर कमिश्नर को पता चले कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ तो नहीं, चंद दिनों में होने वाला है, तो भी कह सकता है कि रिटर्न जमा करवाओ. अक्सर दुकानदार होते हैं, उनकी दुकान को देख के आपको पता चल जाता है ये चंद दिनों में बंद होने वाली है. मिसाल के तौर पे आप एक जगह पे समोसा खाते थे, अब वो 2 दफा आप गए, उसने लाल चटनी नहीं दी, अब उसे कहेंगे यार क्या चाहते हो? उसने कहा चल यार काम कर अपना. अब आप दोबारा गए तो उसने चने भी नहीं दिए इस दफा, तो खाली समोसा दे रहे हो यार, अजीब बंदे हो. अब आपको उसकी हरकतों से पता चल रहा है कि इसका इरादा कोई नहीं है आगे बिजनेस चलाने का. तो अगर दुकानदार ऐसी हरकतें करे जिससे लग रहा हो कि ये कारोबार क्या करने वाला है, बंद करने वाला है, तो भी कमिश्नर क्या भेजे? नोटिस. क्या कहेगा कमिश्नर नोटिस में कि भाईजान आपका कारोबार बंद हो रहा है या हो गया है, खुदा के लिए इसकी क्या जमा करवा दें? रिटर्न जमा करवा दें. कमिश्नर ये बताएगा द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड. क्या मतलब? कब तक जमा करवाओ, या ये बताएगा कितने अरसे की जमा करवाओ? इस लाइन का क्या मतलब है? कब तक जमा करवाओ या कितने अरसे की जमा करवाओ? कितने अरसे की जमा करवाओ. अभी सारे को पढ़ लें. अगर एक टैक्स पेयर डज नॉट गिव नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस नहीं देता, और कमिश्नर को यह लगता है कि बिजनेस उसका डिसकंटिन्यू हो गया है या वो बिजनेस बंद करने वाला है, तो ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न. तो वो कमिश्नर जो है वो नोटिस सर्व करेगा कि आप क्या जमा करवाओ? रिटर्न जमा करवाओ. एंड कमिश्नर विल नोटिफाई द अरसा फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड. कमिश्नर अरसा भी बताएगा जिसके आपने रिटर्न जमा करवानी है. अ रिटर्न फर्निश हियर विल बी ट्रीटेड एज एज्यूम्ड असेस्ड. ये एज्यूम किया जाएगा कि कमिश्नर ने आपको जज कर लिया है. ये बात असल में एज्यूम्ड असेस्ड जो है ना, ये एक सेक्शन है 120 जो भी हमने पढ़ा नहीं. लेकिन एज्यूम्ड असेस का मतलब ये होता है कि आपने जो बोला घर वालों ने वो सच मान लिया, इसे कहते हैं एज्यूम्ड असेस्ड. तो आपने अगर रिटर्न में कहा मेरी इनकम 10 लाख है, तो कमिश्नर मान लेगा आपकी इनकम 10 लाख है. ये कोई सेक्शन आएगा आने वाले दिनों में, एज्यूम्ड असेस्ड. और इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि कभी कभी कमिश्नर आपकी बात अगर ना माने, सेक्शन 120 में हम पढ़ेंगे, तो कमिश्नर का दिल चाहे तो फिर आपको सेलेक्ट कर सकता है ऑडिट के जरिए भी. बहरहाल ये सेक्शन में पढ़ेंगे. एक लफ्ज़ है आपको अनलकीली रटा माना पड़ेगा फिलहाल, एज्यूम्ड असेस्ड, या मुश्किल सा लफ्ज़ डीम्ड असेस्ड. चलें इसको छोड़ें और सारा तरह रिवाइज करें. बंदे की जिम्मेदारियां कितनी हैं? 2. नंबर 1.1 पढ़ें. अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस. ये आपकी पहली जिम्मेदारी है. दूसरी जिम्मेदारी, द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल फर्निश अ रिटर्न. इस बंदे की जो 2 जिम्मेदारियां वो मैं आपको बता दूं, शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस एंड शैल फर्निश अ रिटर्न. ये रिटर्न जमा करो. ये 2 जिम्मेदारियां, ये किसके ऊपर डली हैं? पर्सन के ऊपर डली हैं. ये इसकी 2 जिम्मेदारियां हो गई. ये मेरा पहला सवाल का जवाब हो गया कि बंदे की 2 जिम्मेदारियां. नंबर 1 नोटिस जमा करवाने, और नोटिस जमा कराने के बाद क्या जमा करवानी है? रिटर्न जमा करवानी है. अगला सवाल, अगर आप नोटिस ना दें कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन कमिश्नर को पता चल जाए कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है या हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? कमिश्नर नोटिस देगा. नोटिस देके क्या कहेगा? रिटर्न जमा करवा दो. और ये रिटर्न आपका सेपरेट टैक्स ईयर समझा जाएगा. क्लियर? ओके. क्या चीज? नहीं. अच्छा, सेक्शन 118. सेक्शन 118 एक साहब है, वो कहते हैं कि जी मेरा ईयर 1 जुलाई 2019 को शुरू हुआ है
यकम जुलाई 2019 को शुरू हुआ है और खत्म कब हुआ है बोले 30 जून 2020 को। अब एक सवाल अराइज होगा कि इन साहब ने अपनी रिटर्न कब जमा करवानी है, जिसका ईयर एंड यकम जुलाई 19 को शुरू हो और 30 जून 20 को खत्म हो। वो मैंने बताया आपको कि इस साहब ने अपनी रिटर्न जमा करवानी है 30 सितंबर 20 तक। कब तक जमा करवानी है? 30 सितंबर 20 तक। अच्छा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे का ईयर एंड जो है वो इन तारीखों में भी हो रहा हो? अगर एक बंदे का स्पेशल टैक्स ईयर है तो क्या वो 30 जून को एंड होगा, या हो सकता है 31 मार्च को एंड हो रहा हो सकता है 31 मार्च को एंड हो रहा हो सकता है 31 दिसंबर को एंड हो रहा हो सकता है 30 सितंबर को एंड हो रहा हो। तो जिन साहब का ईयर एंड, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 31 मार्च को एंड हो रहा है, कब एंड हो रहा है? 31 मार्च को। इन्होंने भी 30 सितंबर तक आकर रिटर्न जमा करवानी है, इन्होंने भी 30 सितंबर तक। एक साहब कहते हैं कि मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, इन्होंने भी 30 सितंबर तक आकर रिटर्न जमा करवानी है। एक साहब कहते हैं, यानी इसको तो देखें ना, 3 जमा 3 6 महीने मिलकर रिटर्न बनाने के लिए, और जिसका ईयर एंड 31 दिसंबर को हुआ इसको आप देखें 6 जमा 3 कितने महीने मिल गए? 9 महीने मिलकर रिटर्न बनाने के लिए। एक साहब कहते हैं मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो मैं इसी 30 सितंबर को आ जाऊं, और जान दे यार इस 30 सितंबर को क्या मतलब आ जाऊं, आप अगले साल 30 सितंबर को आए, ये भी 30 सितंबर को आएगा। और एक साहब कहते हैं कि मैं बबलू हूं, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 जुलाई को, मैं कब आऊं? ये 30 से ना। शुरू करो, कर दिया शुरू की बातें भी नहीं। अच्छा, तो जिनका ईयर एंड 30 जून है वो 3 महीने में आ जाए, जिनका ईयर एंड 31 मार्च है वो 30 सितंबर तक आ जाए, जिनका ईयर एंड 31 दिसंबर है वो भी कब आ जाए? 30 सितंबर को। जिनका ईयर एंड 30 सितंबर है वो भी कब आ जाए? 30 सितंबर को। जिसका ईयर एंड 31 जुलाई है तो उसने पूछा कि क्या मैं 2 महीने में आऊं? ना। आम तौर पे लोगों को कम से कम 3 महीने हम देते हैं, तो तुम्हारे पे हम जुल्म नहीं करना चाहते, तुम 2 महीने में आओ, ऐसा ना करो, तुम 14 महीने में जब मर्जी टाइम मिले आ जाना, रिटर्न लेके जाना, चले जाना, बस 30 सितंबर तक तुमने आना है। तो आपका जब मर्जी ईयर एंड हो रहा हो, आपने आना है किस तारीख को? 30 सितंबर को आना है आपने, और आपने आके क्या जमा करवानी है? अपनी रिटर्न जमा करवानी है। ये रूल है इंडिविजुअल्स के लिए और एओपीज के लिए। इन्होंने रिटर्न कब जमा करवानी है? यू आर नॉट सपोज टू नोट इट डाउन बिकॉज इट इज ऑलरेडी नोटेड इट डाउन। पेज नंबर 325। अच्छा, आपकी क्लास में भी अभी फीडबैक होगा, दूसरी क्लास में भी हुआ है, तो मैंने उनके कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। एक बहुत बड़ा कमेंट है और ये ऑलरेडी मेरे नॉलेज में है, कई सालों से आ रहा है, इस सवालों को क्लास में डिस्करेज किया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ा के शायद 10-12 साल में इतना तजर्बा हो गया कि पता चल गया हुआ स्टूडेंट्स ने क्या सवाल पूछने हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं वो फिर ऐसे सवाल होते हैं जो कि लॉ में आप बहस करते रहें तो एक ही पॉइंट में 10 किस्म के सवाल भी निकल सकते हैं। तो जितना ICAP टेस्ट कर रहा है और शायद टीचर को भी पता है कितने डेप्थ में जाने, और उसकी बुनियाद पे ही आपको पढ़ाया जाता है। अब सवालों का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाए तो वो ना ख़त्म होने वाला सवालों का सिलसिला होगा, जो सिर्फ बहस बराए बहस होगी और उसमें आगे कंक्लूजन नहीं निकलेगा। हाँ, कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आपको पता ना चल रही है, आप दोबारा कहीं ये चीज़ ज़रा दोबारा समझा दें। और सवाल भी होता है, बंदा पूछें, आप पूछने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई फ़ौरन सवाल, उसने आधा सवाल पूछा होता है, आधा सवाल के दरमियान में मैं टोके कहता हूँ अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे, इसको छोड़ो, तो किसी वजह से कह रहा होता हूँ, उसकी आधी बात सुन के किसी नतीजे पे पहुंचा होता हूँ, तो बिला वजह ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। और ऑब्वियसली सिलेबस की लेंथ इतनी है कि अगर इन चीज़ों पर मैं जाऊँगा तो आपको ही आने वाले दिनों का नुकसान कराऊंगा। तो ये टीचर को बातें पता होती हैं, बिला वजह ऐसे नहीं कर रहा होता। ओके, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज। तो 30 जून वालों ने कब आने? 30 सितंबर। 31 मार्च वालों ने भी 30 सितंबर। 31 दिसंबर वालों ने भी 30 सितंबर। 30 सितंबर वालों ने भी 30 सितंबर, और 31 जुलाई वालों ने भी 30 सितंबर तक आना है। डन? ओके, नेक्स्ट। अब रूल है जी कंपनीज का। किसका रूल है? कंपनीज का। तो कंपनीज का रूल अभी समझते हैं कि व्हाट विल द रूल ऑफ कंपनीज। ओके, अच्छा जी, एक कंपनी है, कोई कहती है कि मेरा ईयर जो है यकम जुलाई 19 को शुरू हुआ है और खत्म कब हुआ है बोले?
30 जून 20 को। अब सवाल यह है कि इस कंपनी ने किस वक्त अपनी रिटर्न जमा करवानी है। व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, तो कंपनी ने जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है वो जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। कंपनी को अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। कंपनी अपनी रिटर्न जमा कराएगी 31/12/20 तक। यानी कंपनी को कितने महीने मिल गए? 6 महीने। उसके हमने एक हाथ रखा था, इधर 2 हाथ से गुजारा चला रहे हैं। कंपनी को कितने महीने मिल गए? 6 महीने मिल गए कंपनी को क्या बनाने के लिए? रिटर्न बनाने के लिए। क्लियर होगी ये बात? ओके, नेक्स्ट अगले सवाल का जरा आपने मुझे जवाब देना है। क्या यह पॉसिबल है कि कंपनी का जून के अलावा भी ईयर एंड हो? यस इट इज पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी का जुलाई में ईयर एंड हो, या अगस्त में ईयर एंड हो, या सितंबर में, या अक्टूबर में, या नवंबर में, या जून में? इज इट पॉसिबल कि कंपनी का इन तारीखों में ईयर एंड हो रहा हो? ये जैसन ने लिखा हुआ। ओके, अब मोहतरम, अगर कंपनी कहती है कि मेरा ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है, कब हो रहा है मेरा ईयर एंड? 31 मार्च को हो रहा है, तो आप तशरीफ ले आए 31 दिसंबर को। लेकिन अगर कंपनी कहती है, हर बबलू को अटेंटिव कर दें, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो पुत्र आप 30 सितंबर को आए। आप कब आए बोले? 30 सितंबर 2020 को आए आप। डन होगी ये बात? और अगर कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड हो रहा है 30, कंट्रोल Z, और अगर कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो भी आप 30 सितंबर को आ जाए। अगर कंपनी कहती है मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 जुलाई को, तो भी आप 30 सितंबर को आ जाए। अब रूल क्या बना? रूल ये बना कि जिनका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर है, उन्होंने आना है सितंबर में। उन्होंने कब आना है? और जिनका ईयर एंड जनवरी से जून है, उन्होंने कब आना है? 31 दिसंबर को। अब असूल ये बना, अगर आपका जल्दी साल खत्म हो गया, जुलाई से दिसंबर तो जल्दी साल खत्म हो गया ना आपका, अगर आपका जल्दी साल खत्म हो गया तो जल्दी आ जाए, और अगर आपका जनवरी से जून में साल खत्म हुआ है तो आप लेट आए। तो पहले 6 महीने वाले कब आएंगे? चाहे 31 दिसंबर हो चाहे 31 जुलाई हो। जनवरी से जून जिनका ईयर एंड होगा वो कब आएंगे? बोले 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 बोले। जनवरी को ईयर एंड हो या जून को ईयर एंड होगा, वो कब आएंगे? 31 दिसंबर। क्लियर? तो ये सफे के टॉप पे डायग्राम बनी हुई है। सितंबर में है तो कब आने? आप इधर हैं, आपने नहीं जाना। सितंबर में है तो कब आने? सितंबर में। दिसंबर में है तो कब आने? सितंबर में। मार्च में है तो कब आने? जून में है तो कब आने? दिसंबर में। साथ वाले से ग्रीन हाइटर ले लें, और येलो आपके पास है, हाईलाइट कर लें। वो रो में छठे बंदे से मांग रहे हैं। छुट्टी तो नहीं की थी किसी बबलू ने सैटरडे को? क्या करें इस बालों के साथ? क्या करें जी? कैसे हिम्मत हो जाती है छुट्टी करने की? मुझे जरा बताएं, क्योंकि तरीका बताएं ऐसे के, यानी कि उस टाइम बैठा जाता है घर, जिस टाइम क्लास हो रही हो, 9:45 हो, तो टेंशन में बंदा मरा पड़ा होता है, उधर भी होश होता है, यार उधर बच्चे पढ़े हैं, मैं बैठा हूं। नहीं सीरियसली, आज कोई बंदा जरा हिम्मत करे, खड़े होकर बताए कि कैसे यानी कोशिश कर लेते हैं आप छुट्टी करने की। सोए होते हैं जब छुट्टी करते हैं। बात ही मुका दूं। चलें जी पढ़ें पेज 324। पहले ना जरा आप ये कर दें, अगले सफ़े पे ना ये 8 सवाल हैं, ये सॉल्व कर दें पेज नंबर 326 पे। इंडिविजुअल और कंपनी, ये 8 सवाल हैं, सॉल्व कर दें। जल्दी करो। करो जल्दी जी, करो जल्दी करो।
कंपनी शुरू करें, कंपनी बस, इंडिविजुअल हो गया। 30 सितंबर के आगे साल तो लिखो ना भाई। अबे इंडिविजुअल को क्यों बुला रहे दिसंबर में? उसने जान ले लेनी तेरी। तो जो दिसंबर वाला रूल है किसके लिए है, समझ आई भाई? नहीं, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा तब आएगा। कई लोगों का ट्रांजिशनल टैक्स भी तो होता है, वो भी तो एक साल से कम ही है। हो गया जी। 8/8 नंबर देने हैं साथ वाले को आपने। चलें भाई। अच्छा, अब असल में ये डायग्रामें आप खोल के देख रहे थे, ये डायग्रामें खोल के देखने से इतना फायदा नहीं होगा। अब एक आपको रूल बताने लगा हूं, उस पर आपने चलना है। बड़ी तसल्ली से रूल सुनिएगा। इंडिविजुअल की या एओपी के केस में आपने ये सोचना है कि जो तारीख भी नजर आ रही है ना आपको, उसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, और उस 30 जून के बाद कौन सा 30 सितंबर आ रहा है। बस बात खत्म। जो भी तारीख आपको नजर आ रही है ना इनमें, उसके बाद सोचना क्या है, कौन सा 30 जून आ रहा है, और उस 30 जून के बाद। फीलिंग कंफर्टेबल, हाथ खड़े करते हैं, बात समझ आ गई? तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस डायग्राम में खोल के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, ये ना सोचिएगा 30 जून के बाद कौन सा 30 आना है, ये तो खुद 30 जून है। ये तो 30 जून, इस 30 जून के बाद कौन सा सितंबर आ रहा है अब? 30 सितंबर। तो इसको 30 सितंबर 13 को रिटर्न जमा करवानी है। 31 मार्च 16 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16। तो 30 जून 16 के बाद कौन सा सितंबर आ रहा है? 30 सितंबर 16। तो इधर क्या लिख दें? 31/12/17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? भाई आपके होंठ नहीं हिल रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपको समझ आ रहा है या नहीं। हाँ आपके। 31 दिसंबर 17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 18। 30 जून 18 के बाद कौन सा 30 सितंबर आ रहा है? तो इसलिए डायग्राम में खोलने के चक्करों में ना पड़े, सादा सादा सा कॉन्सेप्ट है। 30 सितंबर 10 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 11। उस 30 जून के बाद कौन सा 30 सितंबर आ रहा है? 30 सितंबर 11। 4/4। आगे चलें। अब बात करते हैं किसकी? कंपनी की। अच्छा, कंपनी में कैसे सोचना है, थोड़ी सी जरा आपने टेंशन देनी है। कंपनी में आपने ये सोचना है कि इस तारीख के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। ये 30 जून सोच के अपने माइंड में एक जगह रख लेना साइड। फिर एक और सवाल आपने पूछना है, इधर देखिएगा जरा कि यहां पे कौन सा महीना है। ये देखिए कॉन्सेप्ट अंदर उतरता जा रहा है। ये यहां पे आपने देखना है कौन सा महीना है। अगर ये हुआ जुलाई से दिसंबर, तो बुला लीजिएगा 30 जून के बाद वाले सितंबर में। और अगर ये हुआ जनवरी से जून, तो बुला लीजिएगा जून के बाद वाले दिसंबर में। आई रिपीट, कंपनी के केस में कैसे सोचना है? आपने सोचना है कि इस तारीख के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है। उस 30 जून की तारीख को अपने माइंड में सोच के साइड पे फेंक देना है। फिर एक और सवाल आपने पूछना है कि ये जो दरमियान में है ये कौन सा महीना है। अगर ये हुआ जुलाई से दिसंबर, तो बुलाइएगा उसे 30 जून जो माइंड में सोचा है उसके बाद वाले 30 सितंबर में। और अगर ये हुआ जनवरी से जून, तो जो माइंड में 30 जून सोचा हुआ उसके बाद वाले 31 दिसंबर को बुलाइएगा। क्लियर होगी ये बात? इस तरह सोच के ना जरा इन चारों पॉइंट्स को दोबारा कर लें, क्योंकि कुछ का गलत हुआ होगा। अच्छा, ये ना सोचिएगा 30 जून के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, ये कहेगा मैं तो खुद 30 जून हूं। कितने लोगों ने सही कर लिया है ये बात सुनने के बाद अपना? बाकी लोग भी सही कर लें अगर कोई गलती हुई है तो। ओके। अच्छा जी,
30 जून 13 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, सर ने कहा था ऐसे सोचना है, लेकिन भाई ये तो खुद 30 जून 13 है, इसलिए फिलहाल ये ना सोचें इसके बाद कौन सा 30 जून आ रहा है, ये खुद 30 जून है। तो अब ये बताएं कि ये जो है ये जनवरी से जून है आपको नजर आ रहा है या जुलाई से दिसंबर वाला नजर आ रहा है? जनवरी से जून। तो जून वालों ने कब आना है? लेट आना है, यानी दिसंबर में बुलाने। तो 30 जून 13 के बाद कौन सा दिसंबर है? तो 31 दिसंबर 13 हो गया, डन। 31 मार्च 16 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16। 31 मार्च 16 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 16 को माइंड में सोच के साइड पे रख दें। इधर देखें, ये जुलाई से दिसंबर का टाइप कोई चीज है, जनवरी से जून टाइप? तो जनवरी से जून टाइप चीज है, तो जनवरी से जून वालों को आपने लेट बुलाना है, क्योंकि लेट जनवरी से जून तो लेट एंड हुआ ना ईयर। आपको पता है हमारा साल जनवरी से जून तो लेट एंड हो रहा है, तो अगर जनवरी से जून वाले हैं तो इनको दिसंबर में बुलाना है। तो आप बता दें 30 जून 16 जो माइंड में सोचा हुआ था, 30 जून 16 के बाद 31 दिसंबर कौन सा आ रहा है? तो ये 31 दिसंबर 16 हो गया। नेक्स्ट, 31 12 17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 18। बस सिंपल सिंपल चले ना, 31 12 17 के बाद कौन सा 30 जून है? टैक्स ईयर टुक्स ईयर कुछ ना सोचे, मैं सदा सी बात कर रहा हूं। 31 12 17 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 18। 30 जून 18 को माइंड में साइड पे रख देंगे। एक और सवाल आप पूछें, ये जुलाई से दिसंबर वाली डेट है या जनवरी से जून वाली? इनको जल्दी बुलाना है, जुलाई से दिसंबर वालों को जल्दी बुलाना है, यानी सितंबर में बुलाना है। अब वापस माइंड में जो सोचा हुआ था उसकी तरफ आए। 30 जून 18 सोचा हुआ था, 30 जून 18 के बाद कौन सा 30 सितंबर है? तो इनको कब बुलाना है? 30 सितंबर 18 को। आगे 30 सितंबर 10 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 11। 30 जून 11 को जहन में साइड पे रख दें। अगला सवाल, क्या ये जुलाई से दिसंबर है या जनवरी से जून है? जुलाई से दिसंबर है, तो इनको जल्दी बुलाना है। जल्दी कब बुलाना है? सितंबर में। अब जो माइंड में सोच के रखा हुआ था 30 जून 11, उसके बाद कौन सा सितंबर है? तो कितने लोगों की 8 बेटा 8 थे, कितने लोगों की गलती थी? अच्छा, कुछ सही भी कर रहे हैं, हाथ भी खड़ा किया हुआ है। अच्छा, क्लियर? अब इसको पढ़ लें, पेज नंबर 324। रिटर्न ऑफ इनकम किस सेक्शन में पढ़ी थी? 114 में। वेल्थ स्टेटमेंट किस सेक्शन में पढ़ी थी? 116 में। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट कहां पढ़ी थी? 116A में। रिटर्न ऑफ इनकम, अ वेल्थ स्टेटमेंट एंड अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। और वो मैनर नीचे सारे दिए हुए हैं। एक मैनर्स वो हैं जो घर वालों ने आपको सिखाए हैं, एक मैनर्स वो हैं जो इधर आने लगे हैं। रूल फॉर कंपनी, जनवरी से जून वालों को कब बुलाना है? 31 दिसंबर को। और जुलाई से दिसंबर वालों को कब बुलाना है? 30 सितंबर को। क्लियर? अ कंपनी विल फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम एज फॉलोज। ये अंग्रेजी जरा समझ लें। इफ टैक्स ईयर एंड्स बिटवीन जनवरी टू जून, अगर साल खत्म हो जनवरी से जून के दरमियान, तो आप दिसंबर में आ जाओ या उससे पहले आ जाओ, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, ये वो जो मैंने 30 जून पे ब्रेक लगवाता था ना, ये वो वाली ब्रेक है। नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। एंड जो टैक्स ईयर एंड होते हैं आम हालात में सब लोगों का वैसे कब होता है, अगर वो चेंज ना कराएं तो 30 जून। तो 30 जून के बाद जो भी 31 दिसंबर आ रहा है तब आ जाओ, ये वो ब्रेक है जो मैं लगवा रहा था। नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ ईयर। और अगर जुलाई से दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है तो बोले 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 जुलाई से दिसंबर, जल्दी आना लेट आने? जल्दी आने। डायग्राम सोचना जहन में, जुलाई से दिसंबर जल्दी आना है और जनवरी से जून लेट आना है। तो इधर लेट आना है और इधर जल्दी आना है। तो ऑन और बिफोर 30 सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर। ये किसके रूल हो गए? कंपनी के। पॉइंट 3 पढ़ें, रूल फॉर इंडिविजुअल और एओपी। इंडिविजुअल और एओपी के लिए रूल। फॉलोइंग इज द शेड्यूल फॉर रिमेनिंग पर्संस, यानी इंडिविजुअल्स और एओपीज। अच्छा, इंडिविजुअल में एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवानी है, और वो इंडिविजुअल है सैलरीड इंडिविजुअल, जो सैलरी कमा रहा है। रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल। सैलरीड वाले ने रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है, बाकी मैनुअली भी जमा करा सकते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम बाय इंडिविजुअल्स एंड एओपीज ऑन और बिफोर 30 सितंबर। नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, यानी जो भी तारीख है उसके बाद वाला 30 जून सोचें, और 30 जून के बाद वाला क्या सोच लें? 30 सितंबर सोच लें। ये किसके लिए रूल्स हो गया? इंडिविजुअल्स और एओपी के लिए। पॉइंट 3 के अंदर पहला बुलेट, जो सैलरी वाले हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवानी है, वो भी कब तक जमा करवाएं? 30 सितंबर तक।
हाँ, जो सैलरी इनकम अच्छी खासी कमा रहे हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से रिटर्न जमा करवानी होती है। तो वो सैलरीड इंडिविजुअल हमने पढ़ा था वो होता है जिस पे टेबल कौन सा लगता है, टेबल 2। तो टेबल 2 वाला ने इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवानी है। 2A, अ पर्सन हु अर्न्स सैलरी इनकम, अगेन उसी की जो सैलरी इनकम कमा रहे हैं, विल फाइल द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, बिजलीकली रिटर्न जमा करवानी है। अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स का क्या मतलब है, नेशनल बैंक में जाके इसने जो टैक्स जमा करवाया उसकी भी रसीद साथ अटैच करे, अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, एंड फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिटर्न, एंड ऑल्सो फाइल अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। तो 3 चीजें आपने जमा करवानी है, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, साथ आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, और अगर आपके बाहर के मुल्क में $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं या $1,00,000 से ज्यादा एसेट्स हैं तो साथ आपने क्या जमा करवाना है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। और बड़ी प्लानिंग से वो चीजें बता रहा था। अब दोस्तों के साथ आप प्लानिंग कर रहे हो और सब सारे एग्री कर लें आखिर में, क्योंकि मैं जो मर्जी करूं, तो इस तरह की बात पे लिखी हुई है। कहते थे बोर्ड में अमेंड द अबव कंडीशंस, बोर्ड का दिल चाहे ऊपर वाली तीनों चीजें बदल दे, और डायरेक्ट दैट, और या कह दे दैट अबव कंडीशन विल नॉट अप्लाई फॉर अ टैक्स पेयर, किसी टैक्स पेयर को छूट दे दे कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिकली तुम्हारी बिजली आई नहीं रही तो तुम रिटर्न वैसे आके जमा करा दो। तो बोर्ड चाहे तो किसी के लिए भी ऊपर वाली चीजें क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्लियर? पॉइंट 5, ये पॉइंट 5 में किसको रिटर्न मंगवा रहा है, किसकी रिटर्न मंगवा रहा है, जी जी थोड़ा ऊंची बोलो माइक करीब करके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूछे। फॉर अ टैक्स पेयर भी हो सकता है, फॉर अ टैक्स ईयर भी हो सकता है। ये अगली वाली बात फॉर अ टैक्स ईयर है, और ये फॉर अ टैक्स पेयर भी आप कह सकते हो, कोई हर्ज नहीं इसमें। ओके अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस। वो जो 13 जनवरी वाला बंदा है, 13 जनवरी वाले बंदे ने कब रिटर्न जमा करानी है, उसका 13 जनवरी को बिजनेस एंड हो रहा है, उसने कब रिटर्न जमा करवानी है, ना 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 ना, कोई डेट डूट नहीं उसकी। अ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड फॉर डिसकंटिन्यूड बिजनेस विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस। जो कमिश्नर आपको नोटिस भेजेगा तब तक आप रिटर्न जमा करा दें। इसकी कोई तारीख बताई हुई है या कमिश्नर तारीख बताएगा? तो ये ओपन है या बड़ा क्लियर है? ओपन है, क्लियर नहीं है इतना कि कब कब रिटर्न जमा करवानी है। कब तक रिटर्न जमा करवाए डिसकंटिन्यूड वाला? जब कमिश्नर उसे कह दे। अच्छा, जो बंदा जिंदगी में पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जा रहा है वो 2 काम करेगा, एक रिटर्न जमा करवाएगा और दूसरा नेशनल टैक्स नंबर लेने के लिए एप्लीकेशन देगा। क्यों नेशनल टैक्स नंबर लेने के लिए एप्लीकेशन क्यों देगा? क्योंकि पहली दफा रिटर्न जमा कराने जा रहा है। तो जो बंदा जिंदगी में पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जा रहा है वो रिटर्न भी जमा करवाएगा जिंदगी की अपनी पहली, और साथ क्या जमा करवाएगा, नेशनल टैक्स नंबर उसको दे दिया जाए, इसके लिए क्या जमा करवाएगा, एप्लीकेशन। और जो दूसरी दफा रिटर्न जमा करवाने जाएगा जिंदगी में वो नेशनल टैक्स नंबर की एप्लीकेशन नहीं देगा, क्योंकि उसका नेशनल टैक्स नंबर ऑलरेडी है। जैसे आप कॉलेज में आते हैं, स्कूल में आते हैं, तो पहली दफा आपको पहली क्लास में रोल नंबर दे दिया जाता है, उसके बाद बार बार आपको रोल नंबर नहीं दिया जाता। तो सिमिलरली जो बंदा पहली दफा रिटर्न जमा करवाने आएगा उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑन एनटीएन, जहां टैक्स पेयर एनटीएन पे पैदा नहीं हुआ, नहीं बोर्न का मतलब है उसका नाम नहीं उस पर आ रहा। वेयर अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑन एनटीएन रजिस्टर। एनटीएन रजिस्टर किसके पास होगा? एफबीआर के पास। इसमें लोगों को एनटीएन नंबर दिए गए होंगे, किसका नाम उसमें नहीं आ रहा होगा? आप सबका नाम उसमें नहीं आ रहा। तो यू ऑल पीपल आर नॉट बोर्न ऑन एनटीएन। लेकिन अगर आप पहली दफा रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं, फिर आप एप्लीकेशन देंगे एनटीएन के लिए, जिस बंदे का नाम नेशनल टैक्स नंबर पे रजिस्टर पे नहीं आ रहा और वो फेल हो जाए एप्लीकेशन देने में, कौन सी एप्लीकेशन देने में? एनटीएन की। किसके साथ? सच रिटर्न शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिटर्न। तो उसकी रिटर्न नहीं समझी जाएगी। क्लियर? तो सच रिटर्न से मुराद है फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न जो जिंदगी में जमा करवाने जा रहे हैं वो रिटर्न नहीं समझी जाएगी अगर एनटीएन की एप्लीकेशन ना दें। जी उधर से क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो खुद एप्लीकेशन जमा करवाना भूल गया। तो पहली दफा रिटर्न जमा करवानी है, साथ क्या जमा करवानी है? एप्लीकेशन जमा करवानी है। क्या एप्लीकेशन जमा करवानी है आपने? कि मुझे आप एनटीएन नंबर अलॉट करो, नेशनल टैक्स नंबर अलॉट करो। क्लियर? अच्छा जी, अगले सेक्शन की हेडिंग पढ़ें। अच्छा, इस पॉइंट 6 का ना मतलब लिख लें जरा ऊपर उर्दू में। जो पहली दफा रिटर्न जमा करवाए और एनटीएन की एप्लीकेशन ना दे उसकी रिटर्न गलत है। जो पहली दफा रिटर्न जमा करवाए, असल में कुछ लोग इसका मतलब पूछते हैं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है,
जो पहली दफा रिटर्न जमा करवाए और एनटीएन की एप्लीकेशन ना दे तो उसकी रिटर्न इन वैलिड है। कौन सी वैलिड है? इन वाली वैलिड है, इनवैलिड। अच्छा जी, एक साहब है, वो कहते हैं मोहतरम कि मेरा ईयर एंड है 30 जून 2015 और मैं 30 सितंबर 15 को रिटर्न जमा कराने नहीं आ सकता। मैं 30 सितंबर 15 को बोले रिटर्न जमा करवाने नहीं आ सकता। अब इन साहब को मुझे बताएं कि किसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मैं 30 सितंबर को नहीं आ सकता? कमिश्नर को। घर में अबू को बताने से कुछ हो जाएगा? अबू एफबीआर वाले 30 सितंबर को बुला रहे हैं, अबू मैं नहीं जा सकता। अच्छा चलो बेटा मुझे बता दिए, ठीक है। बस किसको बताना पड़ेगा? कमिश्नर को बताएगा। कब बताए? 30 सितंबर से पहले या 30 सितंबर के बाद? 30 सितंबर से पहले बताए कि मैं 30 सितंबर को नहीं आऊंगा। अब घर लेट हो रही हो तो पहले फोन करके बताते हैं कि मैं टाइम पे शायद ना पहुंच सकूं, मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं आप। तो 30 सितंबर 15 से आप पहले ही बता दें कि मैं 30 सितंबर 15 को, मेरे जैसा बंदा मुझे लग रहा नहीं आ सकेगा क्योंकि बड़ा मसला है, मैं रिटर्न जमा नहीं करा सकता 30 सितंबर को। ऐसी सूरत में आपको कमिश्नर को क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? 30 सितंबर से पहले। कमिश्नर आपसे पूछेगा वजह, आप वजह बता सकते हैं, मैं बीमार हो गया हूं, मैं पाकिस्तान से बाहर हूं। अगर कमिश्नर को आपकी वजह लगे जेन्युइन तो कमिश्नर कहेगा कोई मसला नहीं, आप मेरे भाई हो, बबलू हो, भालू हो, आप ऐसा करो 15 दिन के अंदर आ जाओ। 15 अक्टूबर से आगे की मैं छूट नहीं दे सकता, मादरत। आप 15 दिन के अंदर आ जाओ, 15 अक्टूबर तक आ जाओ, मैं आपको रिलैक्स कर देता हूं। अब ये बंदा 15 अक्टूबर को जाए, 12 को जाए, 13 को जाए, रिटर्न जमा कराने 14 को जाए, इसकी मर्जी है। अगली बात, अगर कमिश्नर आपको इजाजत नहीं दे रहा तो आप कमिश्नर के बाप के पास चले जाएं। कमिश्नर का बाप कमिश्नर के घर नहीं होगा, उसका नाम हमने रखा था चीफ कमिश्नर। तो आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं और चीफ कमिश्नर से जाकर रिक्वेस्ट करें कि कमिश्नर मुझे 15 दिन की छूट नहीं दे रहा, खुदा के लिए मुझे 15 दिन की छूट दे दें। क्लियर? चलें जी, बस आज हमने इतना ही पढ़ना था, लेकिन इसको अंग्रेजी में तो पढ़ लेना, फिर क्लोज करें। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग द रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। एक्सटेंशन ऑफ टाइम का क्या मतलब है? मैं 30 सितंबर को नहीं आ सकता। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 114 एंड 117। 114 कौन सी वाली रिटर्न थी? नॉर्मल रिटर्न। 117 कौन सी वाली रिटर्न थी? नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगेन पढ़े, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ वेल स्टेटमेंट मे अप्लाई टू कमिश्नर फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इन तारीखों में रिटर्न जमा ना कराऊं जो तुम लोगों ने बताई है। कंपनी हो सकता है 31 दिसंबर को जाकर रिक्वेस्ट करे, 31 दिसंबर की सुबह, कि मैं 31 दिसंबर की शाम को नहीं आ सकती। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड आफ्टर द ड्यू डेट, बाय द ड्यू डेट। इसका मतलब बताएं, द एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट। बाय को आपने बाय कर लिया। द एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। क्या मतलब बाय द डेट? 30 जून से 30 सितंबर से पहले बता दो। 30 सितंबर की सुबह बता दो, 29 सितंबर की शाम बता दो कि तुम आ नहीं रहे। हत्ता के एक लम्हा पहले बता दो कि मैं एक लम्हे बाद नहीं आ सकता। बस बता दो, पहले बताने बाद में बताने। किसने किसको क्या बता दिया? अब इस वक्त एप्लीकेशन किसकी दरबार में पड़ी हुई है? कमिश्नर की। आप पढ़ें, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, after receiving the application, if commissioner is mutmain that the applicant is unable to furnish the above mentioned documents by the due date। अबे क्या हो गया तुझे, क्या मसला हो गया था? hey how are you? I'm in Pakistan, I'm not Pakistan, I'm in France, I'm in Paris। ओके गाइस, तो किधर है यार? मैं इस वक्त फ्रांस बैठा हूं, मैं कहां से रिटर्न जमा कराने आऊं? मैं इधर गुजरावाला की फ्लाइट लेकर डायरेक्ट, पागल हो गए तुम लोग? तो मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, इसलिए मैं रिटर्न जमा नहीं करवा सकता। हाँ, एप्लीकेशन भेज सकते हैं, जहरी बात है। एप्लीकेशन में तो बस लिखना पड़ेगा आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू फाइल रिटर्न, बस ये लिख के भेज दे। रिटर्न तो सैलरी कोड, बिजनेस टोटल करो, कैपिटल गेन टोटल करो, टोटल करो, जुकात मैनेज करो, तो लंबा काम है। ओके,
मैं बहुत बीमार हूं, मैं आपसे बात भी नहीं कर सकता कमिश्नर, आई एम रियली सिक। तो मैं कहां से 30 सितंबर को रिटर्न जमा कराने, इधर चारों तरफ मेरे डॉक्टर खड़े हैं, मैं एडवेंचर पे गया था, वहां मिस हो गया हूं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा मैं कहां हूं। तो ऐसी सूरत में भी रिटर्न में जमा करवाने 15 से 30 सितंबर तक नहीं आ सकता। और एनी अदर रीजनेबल कॉज अपनी। वैसे हमने सुना है बड़ों से कि शादी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, शादी ऐसी होनी चाहिए। ओके, अच्छा जी, मुझे बताएं 3 रीजन जिसकी वजह से इजाजत मिल सकती है। नंबर 1, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिसएडवेंचर, और एनी अदर रीजनेबल कॉज। तो फिर टैक्स पेयर के पास बहुत से बहाने हो सकते हैं। बहरहाल वो अगर कमिश्नर को कन्विंस कर ले तो पॉइंट सी तो मेरे ख्याल से टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी छूट है जिसको वो यूज कर सकता है। एनी अदर रीजनेबल कॉज नहीं, सिकनेस। द कमिश्नर में ग्रांट द एप्लीकेशन फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अब उस क्लास वाले पूछ रहे हैं कि ये हंस क्यों रहे हैं, और ऑनलाइन वालों ने जूम मीटिंग में पूछना है कि इस पॉइंट पे हंसे क्यों थे। भाईजान उसने सवाल पूछा था शादी मिसएडवेंचर में आएगा, मेरे मुंह से निकल गया नहीं, सिकनेस में आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, वो करा सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अभी बना नहीं पाया क्योंकि फ्रांस वाले मुझे जेल में। अच्छा जी, तो द कमिश्नर में ग्रांट द एप्लीकेंट एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अगर ये वजूहात हो, कितने दिन तक आप रिटर्न जमा ना कराएं? 15 साल तक, हद होगी 15 साल तक। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर 30 सितंबर वाला सिनेरियो है तो 15 अक्टूबर तक आप रिटर्न जमा करवा दें, और अगर 31 दिसंबर वाला सिनेरियो है तो 15 जनवरी तक। यानी जो भी आपकी ड्यू डेट बन रही है, ड्यू डेट से कितने दिन और मिल जाएंगे? 15 दिन। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, बारातियों की लड़ाई होगी आपस में, दूल्हे को जेल में डाल दो। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्ग टाइम में भी ग्रांटेड, तो फिर 15 दिन से ज्यादा भी ग्रांट किए जा सकते हैं। क्लियर? क्लियर? ये पेंटिंग क्लियर? अच्छा जी, वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन। आप कमिश्नर के पास गए, आपने कमिश्नर की मिन्नत की, समाजत की, कमिश्नर के पैर पकड़े, कमिश्नर को पैर पकड़े, कहा अब जो 2x पे समझने खुद क्या हो रहा होगा। आप कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर की मिन्नत की, समाजत की, कमिश्नर के पैर पकड़े, खुदा के लिए कमिश्नर मान जा मान जा मान जा मान जा, मैं रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कर सकता। उसने प्यार से बोला नहीं मानता। आपने कहा हाथ होगी यार, मेरी असीर नहीं जान लग भाई। वेयर द कमिश्नर नॉन ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, द कमिश्नर्स अबू में, कमिश्नर का भी बाप होता है, कमिश्नर अबू में, इसके बाद परदादा नहीं है। कमिश्नर अबू में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय ग्रांट एंड एक्सटेंशन और फर्दर एक्सटेंशन अप टू 15 डेज। अच्छा ये थोड़ा सा जरा समझ रहे हैं आपने। कई दफा तो आप चीफ कमिश्नर के पास एक्सटेंशन लेने जाएंगे कि कमिश्नर दे ही नहीं रहा, तो फिर तो वो एक्सटेंशन दे देगा, लेकिन कई दफा आप फर्दर एक्सटेंशन भी लेने जा सकते हैं। फर्दर एक्सटेंशन का क्या मतलब है? आप चीफ नहीं आप चीफ कमिश्नर के पास गए, आपने एक्सटेंशन मांगी, उसने सिर्फ 5 दिन की दी। आपने कहा यार 15 दिन की तो मिल सकती है, उसने कहा नहीं 5 दिन की। आप फिर फर्दर लेने चले जाएं 5 दिन की, फिर फर्दर 2 दिन की लेने चले जाएं, तो बार बार भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने दिनों के लिए? 15 दिनों की छूट मिलेगी आपको। अच्छा, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में बी ग्रांटेड। अच्छा, बिल फर्ज आपने छूट कब तक की मांगी थी? बोले 15 अक्टूबर तक की छूट मांगी थी, लेकिन आपने सोचा मैं 12 अक्टूबर को जाकर रिटर्न जमा करा ही आऊं, तो 12 अक्टूबर को रिटर्न जमा कराने चले गए। अब आप मुझे बताएं, एक गड़बड़ हो गई है कि आपने कितना अरसा टैक्स जो है वो लेट जमा करवाया। 12 दिन टैक्स आपने लेट जमा करवाया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, कई दफा ऐसा होता है बंदा किसी से इजाजत मांगता है, अगला इजाजत भी दे देता है। यानी कि छोटा भाई था, वो लेट आया, बताए बगैर लेट आया, इजाजत मांगे बगैर लेट आया, अम्मी ने उसे मारा थप्पड़। आप बड़े भाई हैं, आप लेट आए लेकिन आपने इजाजत मांगी थी, तो आपको थप्पड़ नहीं पड़ा, लेकिन एक सजा आपको स्टिल मिलेगी कि रोटी आपकी ठंडी हो चुकी है, जो रात को 9 बजे अम्मी ने बना के रखी हुई थी, वो आपको खानी पड़ेगी उसी तरह। उसमें आपको कोई छूट अवेलेबल नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट मजबूरी है, उसको आपको इसी तरह गुजारा। अब छोटा भाई भी वही रोटी खा रहा होगा, बड़ा भाई भी ठंडी रोटी खा रहा होगा। अब आप कहेंगे अम्मी मैंने तो बता दिया था मैं लेट आ रहा हूं, तो उसके बावजूद भी मुझे रोटी टाइम नहीं पता। इसी तरह जब टैक्स पेयर रिटर्न लेट जमा कराने की रिक्वेस्ट की, कमिश्नर ने मुंह से कहा लेट जमा करा दो, फिर भी एक सजा मिलेगी। लेट पेमेंट पे आप हुकूमत के खजाने में इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स बनता था 10 लाख रुपया, उस पर इंटरेस्ट रेट बनता है मिसाल के तौर पे 12%। 10 लाख रुपया आपने हुकूमत को 30 सितंबर को जमा करवाया या 12 अक्टूबर को। अब ये हुकूमत को आपने नुकसान पहुंचाया, तो 12 दिन का इंटरेस्ट, 12 डिवाइड बाय 365, 12 दिन का इंटरेस्ट आपको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको लेट पेमेंट का क्या जमा करवाना पड़ेगा? इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। किस केस में?
चाहे आपको इजाजत मिल भी जाए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं टैक्स में जो रिटर्न लेट जमा कराने की इजाजत ही नहीं लेते और जाते भी 12 अक्टूबर को हैं। इनको फिर 2 सजाएं मिलती हैं। एक सजा क्या मिलती है कि इंटरेस्ट जमा कराने लेट पेमेंट पे। दूसरी सजा आपके सिलेबस में नहीं है, वो सजा है कि रिटर्न लेट जमा कराने वाले आप होते कौन है? आपने तो इजाजत भी नहीं ली थी। उनको ना 15-20 हजार रुपए अलग से भी जमा कराने होते हैं। वो कुछ जुर्माना होता है रिटर्न लेट जमा कराने का, लेकिन वो जुर्माना इस पेनल्टी के अलावा होता है, क्योंकि ये पेनल्टी नहीं है, ये तो डिफॉल्ट सरचार्ज है। डिफॉल्ट सरचार्ज का मतलब है आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, लेट पेमेंट जमा करवाई है, उसका सरचार्ज है, इंटरेस्ट पे करो। तो अगर आप कमिश्नर से इजाजत ले भी लें, अम्मी से कह भी दें मैं लेट आऊंगा, अम्मी कहेंगे रोटी पुत्र ठंडी खानी पड़ेगी, तो इजाजत अपनी जगह। तो अगर आप कमिश्नर से कह भी दें, बोल रहे हैं कि मैं लेट आऊंगा, स्टिल एक सजा मिलेगी। क्या? आपको लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा। इफ अ पर्सन गेट्स एक्सटेंशन ही विल स्टिल बी लायबल। आपको एक सजा फिर भी मिलेगी। क्या 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 क्या? ही विल बी लायबल टू पे द डिफॉल्ट सरचार्ज। ये ना बहुत अच्छी बात है आपके अंदर कि जब तक आपसे पास पेपर्स ना हो जाए ना, तो आपको चैन नहीं आता घर में। आप फर्श पे लेट के जो है वो दाएं बाएं ऐसे हो रहे होते हैं, उलट पुलट हो रहे होते हैं। बेटा क्या हो गया? अम्मी पास पेपर नहीं हुए अभी, आज की क्लास में पास पेपर नहीं हुए। ये कब से है वैसे आपके साथ ये मसला? अच्छा, वैसे तो कुछ चैप्टर की समरी जैसे बुक में दी हुई है, जैसे सैलरी के चैप्टर में आप देखें, चैप्टर 21 निकाल के जरा देखें, उसमें 2 सफ़े हैं, पेज नंबर 450। 7 वाले को सफा निकालने के लिए रखा हुआ है या खुद भी निकाल रहे हैं? पेज नंबर 453। नहीं, चैप्टर नंबर 20 है, पता नहीं कौन सा है, 20 है, पेज नंबर 445। इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे हाथ रख दें, अपना हाथ लेफ्ट साइड पे रख दें, 2 कॉलम बने हुए हैं ना, उनमें राइट साइड पे, सर राइट पे आप अपना हाथ रख दें, तो ये ट्रीटमेंट है। और लेफ्ट साइड पे वो चीज़ें हैं जिनकी हमने ट्रीटमेंट पढ़ी हुई है, यानी प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट का क्या करते हैं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, तो ये अगले सफ़े के ऊपर भी जा रही है। तो कुछ हल्की फुल्की समरीज तो दी भी हुई है, लेकिन इन एनी केस चैप्टर के एंड पे आप खुद भी बेशक अपनी समरी बनाने की कोशिश कर लिया करें। जैसे अदर सोर्स है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि 10-12 चीज़ें अदर सोर्स में जाती हैं, पता नहीं ग्राउंड रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्राइस है, विनिंग्स हैं, तो एक बार अपने हाथ से भी आप लिख लें। और उस समरी को आप अगर अपनी बनी हुई समरी को बंदा 1 मिनट में भी ज़रा नज़र मार लेता है, तो ये भी अगर आप करते रहें तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और आप जो है वो क्या कहते हैं, चैप्टर का वो मिसाल के तौर पे आप जैसे सेक्शन कौन सा हमने पढ़ा है, 119 पढ़ा है मैंने तो अभी। अच्छा, सेक्शन 119 पढ़ा है, तो इसमें आपने लिख लिया, आपने क्या देनी है, एप्लीकेशन, ये पहला पॉइंट था, कब तक देनी है, बाय ड्यू डेट। अगली बात रीजंस थी 3 वजह से, और उससे अगली बात एक्सटेंशन आपको कितने दिन की मिल सकती है, 15 दिन की, अगर आप चीफ कमिश्नर के पास जाएं तो भी मिल सकती है। और अगली बात आपको क्या देना पड़ेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें को करते करते। अच्छा चलें, आ जाए जी जिथे जी। ये कुछ पश्तो वाले भाइयों ने ये कहा है कि ये मुहावरे जो है ना, आप प्लीज़ उर्दू में बताया करें प्रॉपरली, हमें पंजाबी में समझ नहीं आ रहे। पेज नंबर 351, क्वेश्चन 41। ये मैं आपसे पहली जो डेडलाइन पढ़ा ना, ये चैप्टर 4 का सवाल है। खुदा के लिए नई किताबें ले लें, खुदा के लिए नई किताबें ले लें, खुदा के लिए नई किताबें ले लें। रियासत लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रियासत लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 2022। यकम जुलाई 2022 से इसने सोचा है कि अपना साल बदल ले फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। यकम जुलाई 22 को सोचा है कि अपना साल बदल ले फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। और आपके पास ईयर एंड कब किया करें, बोले 31 दिसंबर को आज के बाद ईयर एंड किया करें। डन हो गया। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट अभी छोड़ें और मुझे ये बताएं, जो बंदा यकम जुलाई 22 को सोचे कि मेरा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 22 पे खड़े होकर 6 महीने ट्रांजिशन टैक्स ईयर होंगे। अभी रिटर्न रिटर्न जो मैंने आज पढ़ाया वो जेन से निकाल दें। अभी तो मैं चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो चैप्टर 4 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक बंदा अगर यकम जुलाई 22 को सोचता है कि मैंने अपना साल बदलना है दिसंबर में, तो फिर ट्रांजिशनल पीरियड आएगा, वो कब से कब का आएगा, कोई बता सकता है?
यकम जुलाई 22 से लेकर 31 दिसंबर 22 तक। क्लियर हो गया ये बात कि यकम जुलाई 22 के बाद कौन सा 31 दिसंबर आने, 31 दिसंबर 22। अब अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं कि इसका पिछला साल कौन सा होगा नॉर्मल वाला, यकम जुलाई 21 से 30 जून 22, और आपको शायद याद हो पहली 2-3 क्लासों में हम यहां 12 महीने लिखा करते थे और यहां पे लिखा करते थे ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। याद आ गई ये बात? अगला सवाल मेरा ये चाह रहे मैं यकम जुलाई 22 से ऑनवर्ड्स सोच रहा है, यानी यहां से ऑनवर्ड्स, यकम जुलाई 22 से ऑनवर्ड्स सोच रहा है कि मैं ईयर एंड किस पे कर लिया करूं, दिसंबर पे। तो आप बता दें अगर इसका ईयर एंड दिसंबर पे होगा तो ये 31 दिसंबर 22 आएगा। पहली दूसरी क्लास ली हुई आपने, 31 दिसंबर 22 आएगा। तो जब 31 दिसंबर 22 आएगा तो इस 6 महीने का नाम पहली दूसरी क्लास के अंदर किसी को याद हो हमने क्या रखा था? हमने रखा था कि ये 6 महीने का अरसा है और ये कौन सा ईयर है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है कि तिल वाले नाम की तरफ ये मूव कर गया था, तो ये कौन सा है? 31 दिसंबर 23। और ये कौन सा ईयर है? स्पेशल टैक्स ईयर। ये कितने महीने का है? 12 महीने का। क्लियर? ये नोट कर लें, फिर अगली चीज में कराता हूं। ये बात किस चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर 4 में। पहली रो में पहले लाइन में बैठे हुए भाई दाएं बाएं वाले से बात कर रहे हैं और शायद मुझे पता भी चल रहा है क्या बात करें। क्लास के बाद अगर ये निकलेंगे मैं इनको बताऊंगा भी। अच्छा, क्लियर? Have you noted it down or you are noting it down? एक साहब बताने लगे मैं घर वालों से लेक्चर सुना था तो वो पूछने लगे थोड़ी थोड़ी बस जबान क्यों बदल जाती है। अच्छा, बहरहाल अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। व्हाट यू आर सपोज टू सॉल्व नाउ, आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने 2030 जून 22 की रिटर्न जमा करवानी है तो कब जमा करवाएं? ये तो नॉर्मल वाला साल है। अगर आपने ट्रांजिशनल पीरियड की रिटर्न जमा करवानी है तो कब जमा करवाएं? और अगर आपने फर्स्ट स्पेशल ईयर के जमा करानी है, फर्स्ट स्पेशल ईयर तो यही होगा ना, सेकंड स्पेशल ईयर, थर्ड, फर्स्ट स्पेशल ईयर। अच्छा, अब एक मैं काम करने लगा हूं, उसके बाद मैं ये डायग्राम गायब कर दूंगा, चू मंतर, ये डायग्राम गायब हो जाएगी। समझ आ गई बात? मैंने क्या लिखा है? क्योंकि आपको पता है ईयर एंड से ही आगे देखना होता है ना रिटर्न कब जमा करानी है, तो मैंने आखिरी तारीख तीनों की लिख ली। तो मैंने आखिरी तारीख तीनों की लिख ली, ये डायग्राम गायब हो गई। आप बता दें रियासत है या रियासत लिमिटेड है? तो कंपनी का रूल लगेगा या इंडिविजुअल का रूल लगेगा? कंपनी का रूल लगेगा। कंपनी के केस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये भी देखना होता है, तो ये देख दूख के जो भी डिसाइड करना है जल्दी से कर दें कि कब कब रिटर्न जमा करानी है। नोट करें ना, साथ साथ लिखें, साथ साथ बताएं कब रिटर्न जमा करानी है। ये वाली कब जमा करानी है, ये वाली कब जमा करानी है, ये वाली कब जमा करानी है। तीस जून 22 के बाद सोचें कौन सा 30 जून आ रहा है या ये खुद 30 जून है। जनवरी से जून वालों को लेट बुलाने जल्दी बुलाने, जनवरी से जून वालों को लेट बुलाने जल्दी बुलाने जनवरी से जून वालों को लेट बुलाने जल्दी बुलाने, लेट बुलाने। कब बुलाएं? 30 जून के बाद वाले 31 दिसंबर कौन सा है? इनको 31 दिसंबर 22 को बुला लें। अगर ऊपर वाले डायग्राम देख के चलेंगे तो कंफ्यूजन होंगी, पता नहीं क्या ऊपर है, उसको छोड़े। 31 दिसंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? और बोले 31 दिसंबर 22 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23। रुक जाएं, 30 जून 23 को माइंड में कहीं साइड में फेंक दें। मुझे बताएं ये जनवरी से जून है या जुलाई से दिसंबर है? इनको जल्दी बुलाने, कब बुलाने? 30 सितंबर को। वो 30 जून कौन सा वाला सोचा हुआ आपने? 23 वाला सोचा हुआ। 30 जून 23 के बाद कौन सा दिसंबर है? ये कितना होगा? सही था, हाथ खड़ा करें। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। 31/12/23। फिलहाल मुझे बता दें इसके बाद कौन सा 30 जून है? 30 जून 24 को माइंड में साइड पे रख दें, वापस आए। अच्छा, जनवरी से जून या जुलाई से दिसंबर? जुलाई से दिसंबर वालों को जल्दी बुलाने, यानी सितंबर में बुलाने। वो माइंड में क्या क्या तारीख फेंकी थी? 30 जून। 30 जून 24 के बाद कौन सा 30 सितंबर आ रहा है? 30 सितंबर 24। तो ये 3 डेट्स कैलकुलेट करने के आपके पता नहीं 3 मार्क्स थे कितने थे। अच्छा ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन 40। फोन ने एक एरर डिस्कवर की है अपनी एनुअल रिटर्न में और वो चाहता है जो उसने ड्यू डेट को जमा करा दी थी
अब वो चाहता है कि मैं अपनी रिटर्न रिवाइज करके जमा कराऊं, अपनी खुशी से उसका दिल चाह रहा है कि मैं रिटर्न रिवाइज करके जमा करा दूं। तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रोशनी में बता दें कि ओन रिवाइज रिटर्न जमा करवाने के लिए किन चीजों से कंप्लाई करे, किन कंडीशंस को कंप्लाई करे रिवाइज रिटर्न जमा करवाने के लिए। किसी को याद आ रहा है कौन सी कंडीशंस है रिवाइज रिटर्न की? पेज 319 पे पढ़ी थी कि जब कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए तो आप रिवाइज कर सकते हैं बाय फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। और वो भी क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है जिससे कंप्लाई करना है? समझ आ गया? 4 नंबर इसके कम है, इसके 5-6 नंबर होने चाहिए थे क्योंकि ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, ए बी बी ए सी लान। ओके, अच्छा ये सवाल आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पॉइंट 4 में आपको करवाने लगा हूं। पॉइंट 2, मुख्तार इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ हिज वेल्थ स्टेटमेंट फॉर 2021। हमारा साल कौन सा है? 2021। एडवाइज मुख्तार दैट हाउ अबव मैटर्स वुड बी डेल्ट विद इन द वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या थी? एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही थी, और रिकॉन्सिलिएशन में ओपनिंग वेल्थ आ रही थी, और इनकम्स भी आ रही थी, और एक्सपेंसेस भी आ रहे थे। तो कहता है ये चीजें वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे टेकअप करनी है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन में कैसे टेकअप करनी है, एडवाइस करना है आपने, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, एडवाइस करना है आपने। 2014 में उसने 10 तोले गोल्ड खरीदा था 5 लाख का। हम 21 में खड़े हैं, 30 जून 21 की रात को तोला 1,07,000 का हो गया है। 1,07,000 ज़रब 10 तोला इज इक्वल, एक मिनट यार, 10,70,000। तो 5 लाख तो टोटल प्राइस गिवन थी या पर तोला? 5 लाख टोटल प्राइस गिवन थी या पर तोला? टोटल। 5 लाख वाला सोना 7 साल गुजरने के बाद 1,07,000 पर तोला हो गया है। तो 1,07,000 ज़रब 10 तोले है ना, 10,70,000। तो 5 लाख वाला सोना महंगा होके कितना हो गया है? 10,70,000 का। बता दें सोने को इनकम में डालना है या जब तक बिक ना जाए तब तक गेन रिकॉर्ड नहीं करना? ये बात समझ आ गई? अब मुझे बता दें वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन में इनकम में कुछ जाएगा तो हम पेपर में लिख आएंगे वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन में नथिंग विल अपीयर। एडवाइस करना है ना। अब आ जाए वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ तो जब मैं वेल्थ स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा तो वेल्थ स्टेटमेंट उसमें क्या आ रहे होंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो जिस वक्त मैं उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज डालना शुरू करूंगा तो एसेट्स लाइबिलिटीज जब मैं डालूंगा तो क्या इसमें गोल्ड का 2014 वाला 2021 में मैं खड़ा हूं, ब्रॉड डाउन आ रहा होगा 5 लाख? आपको पता है ब्रॉड डाउन आ रहा होगा? आपको याद है डीएचएफ में प्लॉट था उसका ब्रॉड डाउन आ रहा था, कैश का ब्रॉड डाउन आ रहा था, ज्वेलरी का ब्रॉड डाउन आ रहा था, ब्रॉड डाउन आ रहा होगा। कितना गेन रिकॉर्ड करूंगा? क्यों? क्योंकि अभी तक बेचा नहीं है। तो पहली बात इसमें गेन रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जामिनर को क्या मैं बता सकता हूं एज ऑन 30 जून 21 द गोल्ड विल अपीयर एट 5 लाख? ये मुझे बता के आना चाहिए, ये भी ना बताऊं? ये तो बताना चाहिए ना। तो वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन में कोई जर्नल एंट्री है? नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं, ना इनकम की ना कुछ की। बल्कि ये 5 लाख ब्रॉड डाउन है मेरा 2014 वाला, और ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख अभी भी 5 लाख है। ये 5 लाख वाला स्टिल कितने पे शो करूंगा? अब एडवाइस में क्या करके आऊंगा? इन वेल्थ स्टेटमेंट या वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? इन वेल्थ स्टेटमेंट द गोल्ड विल अपीयर एट ₹5 लाख एज अ कैरी डाउन, एज ए क्लोजिंग बैलेंस। डन। पॉइंट 4 भी मैं करा रहा हूं, 1, 2, 1 और 3 फिर आपने करें, आसान खुद करा देते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021, किस साल? हमारे साल। ही पेड 6 लाख अगेंस्ट एन आउटस्टैंडिंग लोन। आउटस्टैंडिंग लोन क्या होता है? पेबल था लोन। उसने 6 लाख का लोन पे कर दिया। कितने में से? ये इंटरेस्ट फ्री था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेल्थ स्टेटमेंट में इंटरेस्ट फ्री होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सैलरी में इंटरेस्ट बेनिफिट वगैरह ऐड हो जाएगा, लेकिन इससे इधर वेल्थ स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कितने वाला लोन था? 10 लाख। उसमें से कितना दे दिया? लिया कब था? पिछले साल। लिया कब था? पिछले साल। जर्नल एंट्री बताएं कितना? 6 लाख। क्या कोई बंदा मुझे इधर बता सकते ब्रॉड डाउन कितना है? ओ भाई पिछले साल लिया था ब्रॉड डाउन 10 लाख, पेमेंट 6 लाख, कैरी डाउन 4 लाख। डन हो गया। लेकिन ये एडजस्टमेंट भी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन को हिट नहीं करेगी।
क्योंकि ना इस एंट्री में कोई इनकम आ रहा है ना एक्सपेंस आ रहा है। तो क्या करेंगे, नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो एक बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है जो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाके ऐड होता है। लेकिन याद रखिएगा वेल्थ स्टेटमेंट होती है आपकी ओरिजिनल जायदाद, तो वो एक हवाई सी कैलकुलेशन है जो टैक्स वाले करते हैं। वो रिटर्न बनाते हुए सैलरी के न्यूमेरिकल में आपने इंटरेस्ट बेनिफिट ऐड करना है, लेकिन यहां याद रखिएगा जैसे ज्वेलरी है बड़ी बड़ी महंगी होगी तो ये अजीब अजीब से गेन वेल्थ स्टेटमेंट नहीं आएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट याद रखिएगा रियल गेन्स के लिए है, रियल गेन्स के लिए। तो इसलिए इंटरेस्ट फ्री लोन वाला इंपैक्ट सैलरी के न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ऐड होगा जब आप रिटर्न बना रहे होंगे। लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हुए कोई आर्टिफिशियल चीज आपने रिकॉर्ड नहीं करनी, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है जो डाटा अवेलेबल होगा उसके बना पे। क्लियर? तो अब आप मुझे बता दें कि ये जो आ रहा है लोन वापस कर रहे हैं आप, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करके आएंगे? बोले 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 जल्दी। द लोन विल डिक्रीज बाय एंड द कैश विल डिक्रीज बाय। हम तो यही कर सकते हैं ना बच्चे, हम जनरल एंट्री को इस तरह तो उठा ही सकते हैं। द लोन विल डिक्रीज बाय 6 लाख एंड द कैश विल डिक्रीज बाय, एंड एज ऑन 30 जून 21 द लोन बैलेंस विल अपीयर एट 4 लाख इन वेल्थ स्टेटमेंट। इन वेल्थ स्टेटमेंट कितना बैलेंस अपीयर होगा? 4 लाख का। यार ये फॉर्म बांट दो, 1-2 मिनट में ये कर लें। उस क्लास में कौन बांट रहा है? अच्छा ठीक है, जल्दी से लाओ ना, 20-20 पकड़ाओ आप एक।